हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्या ऑनलाइन एजुकेशन में। हमारा जो ये नेक्स्ट वीडियो है वो एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, आपका अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद जो हमारी आयु होगी वो तुम्हारी आयु की 3 गुनी होगी। इस स्थिति को हमको बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूपों से हल करना है। हमको ये नहीं याद करना है कि आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी अथवा उसकी पुत्री की आयु कितनी रही होगी। बहरहाल हम आपको इस क्वेश्चन में इस तरह से बताएंगे कि आपको अगर यदि दोनों की आयु भी याद करनी हो तो वो भी आप निकाल सको। और इसको बीजगणितीय रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे और ग्राफ के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसको हम देखते हैं। अगर यदि हम तीनों बातों को देखें ध्यान से कि हमको अगर यदि आयु निकालनी है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग होगा। लेकिन बोर्ड में जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि उनकी आयु कितनी रही होगी, अथवा आपसे ये भी पूछ सकता है कि गणितीय रूप में अथवा बीजगणितीय रूप में हल करिए, उसको प्रदर्शित करिए, ग्राफीय रूपों में व्यक्त करिए। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है हर तरह से आपको लगाना आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अगर यदि हमको क्या नाम है, युगपत समीकरण में दो अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरणों में जो है हमको हमेशा क्या करना होगा, हमको एक राशि को एक x मान लेना होगा और दूसरी जो हमारी अज्ञात राशि होगी उसको हम y मान लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको हल करते हैं। हम मान लेते हैं कि माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष और पुत्री की आयु बराबर है y वर्ष। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, आज अगर यदि आफ्ताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी। आफ्ताब की आयु, अगर यदि आप आफ्ताब मान लीजिए आज 50 साल के होंगे तो 7 साल के पहले स्वाभाविक सी बात है कि 50 में से हमको 7 घटाना पड़ेगा, मतलब 43 साल के रहे होंगे। तो आज अगर यदि आफ्ताब की आयु x वर्ष है तो 7 साल के पहले उनकी आयु कितनी रही होगी, x माइनस 7 वर्ष रहा होगा। और पुत्री की आयु कितनी रही होगी, पुत्री की आयु आज अगर यदि y वर्ष है तो 7 साल के पहले उसकी आयु रही होगी y माइनस 7 वर्ष। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर दोनों की आयु को बराबर कर देना है। यानी एक साइड में हम लिखेंगे पिता की आयु मतलब आफ्ताब की आयु और दूसरी तरफ हम लिखेंगे पुत्री की आयु, पिता की आयु कितनी है x माइनस 7 और पुत्री की आयु कितनी है y माइनस 7। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था मतलब 7 गुनी आयु किसकी ज्यादा है, पिता की ज्यादा होगी क्योंकि पिता ही बड़ा होता है। और पुत्री की आयु स्वाभाविक सी बात है कि कम होगी। तो पुत्री की आयु अगर 7 गुना कम है तो हमको पिता की आयु के बराबर इसको करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें मिल क्या जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 49। हम चर राशि को एक तरफ कर लेंगे, अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे, यानी x माइनस 7y इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 49 प्लस 7 यानी x माइनस 7y इज इक्वल हमारा आ जाएगा माइनस 42। ये हमारा एक समीकरण हमको मिल गया। तो ये हमारा जो है, ये जो हमारा जो समीकरण मिला यही है, क्या है, बीजगणितीय रूप है। ये क्या है, बीजगणितीय रूप। अगर यदि हमको दूसरा समीकरण हमको बनाना है तो देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्योंकि दूसरी शर्त क्या है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता का मतलब आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी,
आज अगर यदि x साल है तो 3 साल के बाद, मतलब आज अगर 50 साल है तो 3 साल के बाद 50 दिन 53 साल के हो जाएंगे। तो आज x साल है तो 3 साल के बाद x प्लस 3 वर्ष के हो जाएंगे, x प्लस 3। और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, अगर यदि आज वो y साल की है यानी 20 साल की है मान लीजिए, तो 3 साल के बाद 23 साल की हो जाएगी। तो ऐसे अगर यदि आज y वर्ष की है तो 3 साल के बाद y प्लस 3 वर्ष की हो जाएगी। अब पुनः हम क्या करेंगे, एक तरफ पिता की आयु लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे पुत्री की आयु। पिता की आयु कितनी है, x प्लस 3, और पुत्री की आयु कितनी है, y प्लस 3। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पिता और पुत्री की आयु को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कम वाले में ज्यादा वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए उम्र किसकी कम होगी, पुत्री की आयु कम होगी। तो कितने गुना कम है, तो कितने गुना कम है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। 7 नहीं, ये तो शायद हम क्वेश्चन ही गलत लिख लिए हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ देखिए कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि पिता 3 गुना ज्यादा होगा पिता का उम्र। तो पुत्री की आयु को पिता की आयु के बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इसको हम हल करेंगे तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। y को इस साइड में लाएंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर हो गया हमारा 6। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। इस तरह से हमको दो बीज गणितीय रूप हमको मिल गया। पहला क्या, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42, दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल 6। अब अगर यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि पिता की आयु कितनी रही होगी अथवा पुत्री की आयु कितनी रही होगी, तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम हल कर लेंगे। तो देखिए हम हल कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। समीकरण दूसरा हमारा क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल 6। हम इसको हल करेंगे। हल करने के लिए देखिए हमको करना क्या होता है, एक को चाहे x को या y को हमको काटना होता है, एक को विलुप्त करना होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x हमारा बराबर है, यहाँ पर भी एक ही x है, यहाँ पर भी एक ही x है। अगर यदि हम y को बराबर करना चाहें तो हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है, चूंकि हमारा x तो बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे। घटाने पर अगर यदि हम घटाते हैं तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ये प्लस और माइनस आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों विपरीत चिन्ह है, तो दोनों विपरीत चिन्ह है तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो 7 में से 3 निकालेंगे तो हमारा बचेगा 4y। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों समान चिन्ह हो गए, तो 42 और 6 48 हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। माइनस से तो हम माइनस को कैंसिल कर देंगे, यानी 4y इज इक्वल हमारा आ गया 48। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। y का मान इधर 4 से मल्टीप्लाई था, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 48/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8, y का मान आ गया हमारा 12। मतलब y का मान 12 आया। इस तरह से पुत्री की आयु कितनी रही होगी, 12 वर्ष की रही होगी। अगर हमको आपताप की भी आयु निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रखें अथवा 2 में रखें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में भी रखोगे तो भी आंसर आएगा, वही आंसर आएगा, और समीकरण 2 में भी रखोगे तो सेम आंसर आएगा। चलिए हम रख करके देखते हैं। समीकरण 1 में y का मान 12 रखने पर ये समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। यहाँ पर है ना हमारा समीकरण x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। हम y के स्थान पर क्या रखेंगे, अब 12 रखेंगे, तो x माइनस 7 इंटू 12 इज इक्वल माइनस 42। x माइनस 12 7 84, यानी माइनस x माइनस 84 बराबर माइनस 42। ये इधर माइनस में उस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा माइनस 42 प्लस 84, तो x इज इक्वल हो जाएगा हमारा 42। मतलब
पिता की आयु, पिता के मतलब आफ्ताब की आयु कितनी रही होगी, 42 साल रही होगी, और पुत्री की आयु कितनी रही होगी, 12 वर्ष। इस तरह से हमको अगर दोनों की आयु निकालनी है तो हम दोनों की आयु आसानी से निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में आयु निकालने के लिए नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो अगर यदि ये मतलब ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए भविष्य में कि अगर यदि बोर्ड में आपने ये पूछता है कि दोनों की आयु की गणना करो, तो फिर हमको इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन का जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको ये भी दिखाते हैं कि हम इसको ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ओके, चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमारा जो एक समीकरण मिला हुआ है वो मिला हुआ है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, और हमारा दूसरा जो हमारा समीकरण मिला हुआ है वो x माइनस 3y इक्वल 6। ये हमारा समीकरण दूसरा, और ये हमारा समीकरण पहला है। इसको हम भी मिटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि ग्राफ हम इसका कैसे खींचेंगे। हमको करना क्या है, किसी भी x को अथवा y के वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जैसे देखिए, अगर यदि हम 42 को इस साइड में लाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 42, और 7y को उस साइड में ले जाते हैं तो हमारा हो जाएगा 7y प्लस में हो जाएगा 7, चूंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा हो जाए क्या जाएगा, x प्लस 42 अपॉन 7 इज इक्वल y। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सारणी बना लेंगे। एक सारणी हम बना लिए, 1 2 3, एक में x रखेंगे और दूसरे में y रख देंगे। हम यहाँ पर x की कुछ वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं, 0 रख देते हैं। तो अगर हम 0 रखते हैं, देखिए x की वैल्यू हम क्या रखते हैं, 0, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 प्लस 42/7 बराबर y, ये हो जाएगा 42/7 बराबर y। 7 एकदम 7 7 6 42, यानी y का मान हमारा आ गया 6। यानी अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी, 6 मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू मान लीजिए हम रख देते हैं 14, x की वैल्यू हम रख देते हैं 14। तो अगर यदि x की वैल्यू हम 14 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 42/7, क्योंकि x के स्थान पर हम 14 रखेंगे, फिर 42/7। तो 14 और 42, 4 2 6 और 4 1 5, 56/7, 7 एकम 7 8 56। अगर यदि हम x की वैल्यू रखते हैं 14 तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 8। ऐसे अगर मान लीजिए हम x का मान रख देते हैं -14, चलो -14 रख दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर -14 रखते हैं x की वैल्यू प्लस 42 में, क्योंकि हम x के स्थान पर क्या रखेंगे, -14 रखेंगे। इसको अगर हम हल करते हैं तो 42 में से हमको 14 को निकालना पड़ेगा, तो 14 होगी 28, ये हो जाएगा 28/7, 7 एकदम 7 7 चौके 28। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। तो इस तरह से हम x की वैल्यू रख करके, एक की वैल्यू रख करके हम दूसरे की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। हमारा हमको एक सारणी मिल गई, ठीक। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब हमारा जो दूसरा समीकरण है, वो क्या है, x माइनस 3y इक्वल 6। इससे इस समीकरण से भी हम क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे, x और y। इससे अगर हम यहाँ से भी हम x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू हम निकालेंगे। अगर हम 3y को उस साइड में ले जाते हैं तो, और 6 को इधर लाते हैं, तो x माइनस 6 इक्वल टू 3y। चूंकि यहाँ पर वही मल्टीप्लाई है, 3 को इस साइड में लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब x माइनस 6/3 इज इक्वल हो जाएगा y। यहाँ पर अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू रखते हैं 6, तो 6 में से 6 घटाएंगे 0, 0 का बट्टे हो जाएगा 3, यानी y बराबर मिल जाएगा हमको 0, y का मान आ जाएगा 0। अगर मान लीजिए हम x की वैल्यू रखते हैं 12, मान लीजिए हम 12 रख देते हैं, तो 12 में से 6 घटाएंगे
तो 12 में से 6 घटाएंगे तो 6/3 हो जाएगा। 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमको y की वैल्यू आ जाएगी हमको 2। अगर यदि मान लीजिए हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हम रखते हैं -6, -6 रख दे रहे हैं। तो यानी -6 और -6/3, -6 6 -12/3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, -4 मिल जाएगा हमको। x की वैल्यू -6 रखेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगा -4। अब हम इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। ग्राफ देखिए हम कैसे खींचेंगे। एक हम चतुर्थांश बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। जहां पर ये दोनों रेखाएं कट करेंगी वहां उसको हम 0 मान लेंगे। उसके बाद x पर हमको लिखना है 14 तक। तो चलिए 2 4 6 8 10 12 14। इधर -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। ऊपर भी हम रखते हैं 2 4 6 8 10 12 14। -2 -4 -6 -8 -10 -12। अब हमको क्या करना है, x = 0 और y का मान 6 है। यानी x पर हमको कुछ भी नहीं चलना है और y पर हमको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है। ये हमारा जो पॉइंट है क्या है, 0,6। दूसरा 14,8, यानी x पर हमको चलना है 14 तक और y पर कहाँ तक जाना है, 8 तक। 8 ये है ना, और इधर से यहाँ पर ये मिल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 14,8, ये वाला पॉइंट 14,8। अगला है -14,8। -14 किधर है, चूंकि इधर तो प्लस में है इधर माइनस में है। -14, 14,4, 4 ये देखिए 4, ये है 14,4। अगर यदि हम 14,4, अगर यदि हम इन तीनों को ऐसे मिलाते हैं, इन तीनों बिंदुओं को, तो हमको कुछ इस प्रकार से हमको एक सीधी रेखा मिल जाएगी। अगला इस वाले सारणी से भी हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। इससे देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए x पर चलना हमको 6, y पर हमको कुछ नहीं चलना है। x पर चलना है 6, y पर हमको कुछ नहीं चलना है। मतलब ये हमारा जो पॉइंट है ये है 6,0। दूसरा 12, यानी x पर चलना है 12 और y पर चलना है 2। x पर चलना है 12 और y पर चलना है 2। देखिए y पर चलना है 2। चूंकि इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको y अक्ष बोलते हैं। ये हो गया। हमको अगला -6,4, यानी हमको x पर चलना है -6 और y पर चलना है -4, नीचे जाना है। ये हो जाएगा। ये है हमारा -6,4 और ये पॉइंट हमारा 12,2। अगर यदि हम इन तीनों को ऐसे मिलाते हैं एक दूसरे से, इन तीनों बिंदुओं को आप स्केल रख करके आप खींचेंगे तो हमको भी यहाँ पर भी क्या हमको मिल जाएगी, एक सीधी रेखा मिल जाएगी। तो इस तरह से इसी को हम कहते हैं कि इसी को कहते हैं ग्राफ। मतलब हमको बीजगणितीय रूप प्राप्त करना और बीजगणितीय रूप से हमको क्या करना पड़ेगा, एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनाने के बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, इसी सारणी के अकॉर्डिंग हमको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर यदि मान लीजिए कुछ आपको कंफ्यूजन लग रही है तो फिर आप इसमें जो है पुनः रिवीजन करके आप वीडियो देख सकते हैं। अथवा अगर यदि मान लीजिए आपको कंफ्यूजन कुछ लग रहा है, आपको कोई बात ऐसी लग रही है कि हमको नहीं बताई गई है, तो आप कमेंट बॉक्स जो खुला हुआ है आपके लिए, उसमें आप कमेंट करिए। पुनः हम अगर यदि आपको कहीं भी हमको ऐसा लगेगा कि हम आपको समझाने में असमर्थ हुए हैं, तो पुनः प्रयास करेंगे कि हम नया वीडियो बना करके कि हम जो भी हमारी कमियां हैं उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को अगर एक वीडियो हमारे नहीं समझ में आ रहा है ठीक से, या कुछ छूटा हुआ है, तो उसको आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ओके, धन्यवाद।